15 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन हो सकता है जब एक फैसले से पूरी दुनिया के मार्केट हिल जाएं। और अगर आप तैयार नहीं हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जेरोमी पोवेल के बाद फेडरल रिजर्व में होने वाला लीडरशिप ट्रांजिशन। रिसेंटली खबरें आ रही हैं कि जेरोमी पोवेल के बाद अब यूएस फेड में नई लीडरशिप आने वाली है, और इस बदलाव को लेकर ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। प्रॉब्लम यह है कि फेडरल रिजर्व हमेशा से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता था, यानी इसके फैसले पॉलिटिक्स से दूर होते थे। लेकिन नए चेयरमैन के आने के बाद डर ये है कि कहीं पॉलिटिकल प्रेशर मॉनेटरी पॉलिसीज जैसे इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस न करने लगे। अगर ऐसा होता है तो फैसले इकोनॉमिक लॉजिक से नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए लिए जा सकते हैं, जो मार्केट के लिए डेंजरस सिग्नल हो सकते हैं। ऐसे सिनारियो में आपको प्रिडिक्शन करने के बजाय कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने से बचें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखें, ग्लोबल न्यूज और पॉलिसी चेंजेस पे नजर रखें, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग अनसर्टेन हो जाती है तब मार्केट्स में स्टेबिलिटी नहीं बल्कि वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और वही सबसे बड़ा रिस्क होता है। और इसी अनसर्टेनिटी के बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या फेड ग्रोथ बढ़ाने के लिए रेट्स घटाएगा या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें ऊंचाई रखेगा। रिपोर्ट्स शो करती हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसके बाद इंटरेस्ट रेट कट्स की चर्चा लगातार बढ़ रही है, यानी इकोनॉमी को बूस्ट देने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बीच टेंशन बना हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो लोन्स सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा बोरो करते हैं, स्पेंडिंग बढ़ जाती है और बिजनेसेस तेजी से ग्रो करते हैं। लेकिन यही बढ़ी हुई स्पेंडिंग डिमांड को बढ़ा देती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी ऊपर जाने लगते हैं, यानी इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है। इस सिचुएशन में सबसे सही अप्रोच है कि बैलेंस्ड पॉलिसी, जहां रेट कट्स धीरे धीरे और कंट्रोल तरीके से हों, ताकि ग्रोथ भी बनी रहे और इन्फ्लेशन भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और इन्वेस्टर्स के लिए यही सोल्यूशन है कि वो ब्लाइंडली बुलिश ना हो, बल्कि इंटरेस्ट रेट चेंजेस के साथ अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करें, जैसे डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करें। मान लो होम लोन इंटरेस्ट रेट 9% से घटकर 7% हो जाता है। अब ज्यादा लोग घर खरीदने के लिए लोन लेंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी तो ऊपर ही जाएगी। यानी लोन सस्ता हुआ लेकिन ओवरऑल खर्च, घर की कीमत और महंगी हो गई। यही है ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का असली डिलेमा। लेकिन असली खतरा यहीं खत्म नहीं होता। हैरान की बात यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद भी मार्केट्स लगातार नई हाइट्स बना रहे हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तब आमतौर पे मार्केट कमजोर होने चाहिए, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। अमेरिका के बड़े इंडेक्स जैसे S&P 500 और नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। इसका मतलब क्या है? असली इकोनॉमी कुछ और ही कह रही है, महंगाई और खर्च बढ़ना, और मार्केट कुछ और ही दिखा रहा है, जैसे तेजी और ग्रोथ। यही गैप सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जब मार्केट रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कभी भी एक शार्प करेक्शन या फिर क्रैश आ सकता है, ताकि मार्केट फिर से रियल इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ अलाइन हो सके। आसान भाषा में, ऊपर से सब कुछ स्ट्रांग ही दिख रहा है लेकिन अंदर से सिस्टम वीक हो सकता है या फिर होता जा रहा है, और यही अचानक गिरावट की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। और इस डिस्कनेक्ट के पीछे एक और बड़ा कारण छुपा हुआ है, अमेरिका पे बढ़ता हुआ कर्ज, जो पूरे सिस्टम पे प्रेशर बना रहा है। अमेरिका पे इस टाइम लगभग $40 ट्रिलियन का लोन है। अब इस लोन पे सरकार को हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो बहुत बड़ा खर्च बन जाता है। ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए जाते हैं तो सरकार को अपने लोन पे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिससे उसका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तब लोन्स सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा खर्च और बोराइंग करने लगते हैं और मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। मान लो सरकार को पहले अपने लोन पे 10% इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब रेट घटाकर 6% कर दिया गया है। सरकार को फायदा हुआ है इससे, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट कम हो गया है और हजारों करोड़ की बचत हो गई है। लेकिन आम जनता पे असर ये हुआ है कि लोन सस्ते हुए हैं, इसलिए लोग ज्यादा खर्च करने लगेंगे, डिमांड बढ़ेगी और चीजों के दाम बढ़ेंगे। रिजल्ट क्या होगा? दूध 50 रुपए की जगह 60 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 100 रुपए की जगह 110 रुपए लीटर हो जाएगा और घर का खर्च भी बढ़ जाएगा।
सरकार शॉर्ट टर्म में पैसे बचा लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में महंगाई बढ़ाकर आम लोगों की जेब पे बोझ डाल देती है। और यही बढ़ती महंगाई और पॉलिसी अनसर्टेनिटी हिस्ट्री में बार बार दिखाती है कि जब भी फेड लीडरशिप बदलती है, तब मार्केट में तेज वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। हिस्ट्री बताती है कि जब भी फेडरल रिजर्व में चेयरमैन बदलता है, तो मार्केट में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, खासकर स्टॉक्स और क्रिप्टो में, जहां कुछ ही हफ्तों में बड़े मूव्स आ जाते हैं। नई लीडरशिप आने का मतलब है नई पॉलिसीज और नई सोच। इन्वेस्टर्स को ये क्लियर नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, डिसीजंस मार्केट फ्रेंडली होंगे या नहीं। यही अनसर्टेनिटी पैनिक क्रिएट करती है और मार्केट अचानक ऊपर नीचे होने लगता है। इस फेज में प्रिडिक्शन करने के बजाय रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। लार्ज इन्वेस्टमेंट्स एक साथ डालने से बचें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखें, यानी सेफ खेलो और अग्रेसिव बेट्स अवॉइड करो। जैसे 2018 में पॉलिसी टाइटनिंग के दौरान S&P 500 करीब -20% तक गिर गया था, और क्रिप्टो मार्केट में भी बिटकॉइन ने कुछ ही महीनों में -60% से ज्यादा करेक्शन दिखाया था। यही पैटर्न दिखाता है कि लीडरशिप चेंज के दौरान मार्केट बहुत जल्दी और शार्पली रिफ्लेक्ट करता है, और इसी वॉलेटिलिटी के बीच एक और बड़ा खेल चलता है, जहां स्मार्ट मनी पहले मार्केट को ऊपर पुश करके रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश करते हैं। मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी प्लेयर्स अक्सर ऐसी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो पहले मार्केट को ऊपर पुश करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि अब बड़ी तेजी आने वाली है। जब रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम लोग तेजी देख के जल्दी जल्दी बाइंग शुरू करते हैं, तब वही बड़े प्लेयर क्वाइटली अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने लगते हैं, और उसके बाद मार्केट में अचानक तेज गिरावट आ सकती है। यानी ऊपर का एक्साइटमेंट कई बार सिर्फ एक ट्रैप भी हो सकता है। मान लो बिटकॉइन 80 लाख पे चल रहा है, अचानक बड़े इंस्टीट्यूशंस हेवी बाइंग शुरू करते हैं और न्यूज चैनल्स पे हेडलाइन आने लगती है कि बिटकॉइन जल्दी 1 करोड़ रुपए जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं कि मौका छूट ना जाए, फोमो का डर होने लगता है बेसिकली उन्हें, इसीलिए वो भी तेजी से बाइंग करने लगते हैं, और इस टाइम अब डिमांड बढ़ने से बिटकॉइन 90 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन इसी टाइम स्मार्ट मनी प्लेयर्स क्वाइटली अपनी होल्डिंग बेचने लगते हैं। जैसे ही उनकी सेलिंग बढ़ती है, मार्केट अचानक क्रैश करना शुरू कर देता है, और तब बिटकॉइन 90 लाख से सीधे 70 लाख पे आ जाता है, और बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर सबसे ऊपर फंस जाता है। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसी वॉलेटिलिटी सिग्नल अब सिर्फ थ्योरी नहीं है, मार्केट में इनके शुरुआती साइंस दिखने भी शुरू हो चुके हैं। नई फेड अपॉइंटमेंट की खबर आने के बाद बिटकॉइन समेत कई रिस्की एसेट्स में तेज गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स अभी से अनसर्टेन और नर्वस महसूस कर रहे हैं। जब भी मार्केट को फ्यूचर पॉलिसीज को लेकर कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले असर वॉलेटाइल एसेट्स जैसे क्रिप्टो और टेक स्टॉक्स पे इन पे दिखाई देता है। यानी अभी जो गिरावट दिख रही है, वो सिर्फ एक छोटा रिएक्शन भी नहीं भी हो सकता है, बल्कि आने वाले बड़े मार्केट स्विंग्स का शुरुआती साइन भी हो सकता है। मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, और छोटी खबरों पर भी बड़ी तेजी या गिरावट देखने को मिल सकती है, और यही बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी अब मार्केट को ऐसे मोड़ पे ले आई है जहां आगे सिर्फ दो बड़े सिनेरियोज बनते दिखाई दे रहे हैं। अभी मार्केट पूरी तरह अनसर्टेनिटी के फेज में है, इसीलिए आगे दो सिचुएशंस बन सकती हैं। सिचुएशन वन, अचानक बड़ा क्रैश आ सकता है। अगर इन्वेस्टर को लगे कि नई पॉलिसीज इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, या फेड के फैसले मार्केट एक्सपेक्टेशन के खिलाफ गए, तो पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। लोग तेजी से शेयर और क्रिप्टो बेचने लगेंगे, जिससे मार्केट में शार्प गिरावट आ सकती है। सिचुएशन टू में क्या हो सकता है? फेक ड्रॉप ट्रैप हो सकता है। कई बार बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स पहले मार्केट को थोड़ा नीचे गिराते हैं, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स डर कर अपनी होल्डिंग्स बेच दें। फिर अचानक मार्केट में तेज रैली आती है, तब रिटेल ट्रेडर्स लॉस में एग्जिट कर चुके होते हैं, और स्मार्ट मनी नीचे से खरीद कर प्रॉफिट कमा लेती है। इसीलिए अभी मार्केट सिर्फ डायरेक्शन का गेम नहीं है, बल्कि इमोशंस और ट्रैप्स का भी गेम बन चुका है। जो बिना प्लानिंग के ट्रेड करेगा, वही सबसे ज्यादा फंस सकता है। और यही वजह है कि आने वाले टाइम में सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन नहीं, बल्कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मायने रखने वाला है।
अभी मार्केट एक ऐसे टाइम में एंटर कर रहा है जहां अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यानी अब मार्केट सिर्फ धीरे धीरे ऊपर जाने वाला फेज नहीं है, बल्कि कभी तेज गिरावट तो कभी अचानक बड़ी तेजी जैसे अनप्रिडिक्टेबल मूव्स देखने को मिल सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है फेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, इंटरेस्ट रेट कंफ्यूजन, इन्फ्लेशन प्रेशर, ग्लोबल इकोनॉमिक फेयर। ऐसे टाइम में सबसे बड़ी गलती होती है कि मार्केट की डायरेक्शन को कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट करना। इसके बजाय फोकस होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट पर, लिमिटेड कैपिटल यूज करने पर, ओवर ट्रेडिंग से बचने पर और हर मूव के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहने पर, क्योंकि आने वाला फेज स्टेबल ग्रोथ से ज्यादा शार्प अप एंड डाउन्स वाला हो सकता है, जहां केयरलेस ट्रेडर्स जल्दी ट्रैप हो सकते हैं। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।